नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ में खेल कूद भी रहे होंगे। खेल कूद भी जरूरी है, खेलोगे तभी खिलोगे, है ना। तो खेलना भी जरूरी है, शरीर को एकदम चुस्त फुर्तीला बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, ध्यान, योग, बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हर एक क्रिया को अच्छे से करते रहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहे, है ना। ओके बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? गद्य खंड के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 10 नेताजी का चश्मा, है ना, लिखा था स्वयं प्रकाश जी ने। पार्ट 11 बाल गोविंद भगत, लिखा था राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। आज हम गद्य खंड के ही तीसरे चैप्टर अर्थात पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। ठीक है, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल जी। देखेंगे हम इस चैप्टर में कि यशपाल जी ने क्या दिखाने की कोशिश की है। लखनवी अंदाज नाम से लग रहा है जैसे कुछ लखनऊ की बात है। अब अंदाज क्या, लखनऊ में कौन? नवाब साहब। सही समझे हैं आप, बिल्कुल। नवाबों के ठाट बाट, वहां की रहन सहन, वहां की वेशभूषा, इसी विषय में यशपाल जी ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बखान किया है। साथ ही साथ नवाबी ठाट बाट को दिखाते हुए उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। जीवन सादगी भरा हो, उद्देश्यपूर्ण हो और आराम से, सरलता से ऐसा जीवन जिएं जिससे हमारा तो भला हो लेकिन किसी का अहित भी ना हो। किसी के मतलब हमारी बातों से, हमारे कार्य से कोई आहत ना हो, किसी का अहित ना हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो सनक है, सनक एक शब्द सुनते ही क्या लग रहा है आपको? मैडम ने क्यों ये शब्द बताया? बेटा, सनक सकारात्मक भी होती है। सनक का अर्थ जिद या कुछ करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लेना या ठान लेना। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि लखनवी अंदाज चैप्टर में लेखक यशपाल जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं यशपाल जी के जीवन परिचय को देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। आइए, यशपाल जी लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 कहां हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यही उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ। इसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। कब से कब तक? 1903 से 1976। ठीक है, रचनाएं देखते हैं। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति साफ दिखाई देती है कि आम आदमी किस तरह से अपना जीवन जीता है। वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। मुख्य रूप से उन्होंने किस पर लिखी है? सामाजिक विषमता, जो समाज में विषमता नजर आती है ना, ऊंच नीच, जाति पाति, आर्थिक स्थिति कमजोर या जो हाशिए पर लोग हैं, है ना, बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, उनका कुछ विषमता है, मतलब एकता नहीं है, उस पर रचनाएं रहती हैं। राजनीतिक पाखंड, राजनीति को पाखंड मानते हुए उन्होंने रचनाएं की हैं। साथ ही साथ रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़िवादी, स्टीरियोटाइप सोच रखने वाले, जो एकदम कुरीतियों के साथ अपना जीवन जीते हैं, उसमें भी उसको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। कहानी संग्रह, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, इस तरह की उनकी कहानियां हैं। अब देखिए लखनवी अंदाज, अपनी बुक में देखिए, यहां पर भी देखिए कि ये कहां का दृश्य दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है? किसका है? ट्रेन। बहुत सही। ट्रेन में यहां पर कौन दिखाई दे रहे हैं? एक नवाब साहब हैं, ये लेखक हैं।
ठीक है। अब ये क्या चर्चा आपस में कर रहे हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या है इनके हाथ में, क्या है, यहाँ क्या रखा है, वो सब हम पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में मैं बता देती हूँ, एक जो नवाब साहब हैं ना, लखनऊ के साहब, नवाब साहब, वे सेकंड क्लास के डब्बे में सफर कर रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, ठीक है। और जाने के लिए वो उस डब्बे में अकेले थे, लेकिन सहसा अचानक लेखक ने भी उसी डब्बे का टिकट खरीद लिया और वे भी उसमें चढ़ जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि जैसे ही लेखक उस ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे में पहुंचे, नवाब साहब को बड़ा अजीब सा लगा। क्या लगा उनको कि ये क्यों इस डब्बे में आ गया, मैं अकेला अच्छा था। सोच, व्यक्ति की सोच बताई है, केवल ये नहीं कि सिर्फ नवाबों के बारे में बताया है, व्यक्ति की सोच बताई है कि तरह तरह भांति भांति की सोच लिए व्यक्ति जीवन जीता है इस दुनिया में। तो उन्होंने देखा कि लेखक के आने पर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेखक को उनके हाव भाव से पता चल गया कि उनके यहाँ पर आने पर वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। उन्होंने ना तो उनसे नजर मिलाई, ना उनकी तरफ स्माइल दी, मुस्कुराए भी नहीं। तो लेखक समझ गए कि ये मुझसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। फिर क्या करते हैं लेखक, देखते हैं कि नवाब साहब ने बड़े एहतियात से खीरे निकाले, खीरे ककड़ी निकाली, अपने जो बिछाया ना यहाँ पर टेबल या जो भी रखने का, उस पर तौलिया बिछाया। तौलिया बिछाकर अच्छे से करीने से तरीके से उन खीरों को काटा, पहले धोया, खिड़की से बाहर उनको धोया, फिर उनका विष निकाला और अच्छे से तरीके से करीने से सजाकर रख दिया। देखिए यहाँ पर रखी दिखाई दिख रही। और जैसे ही वो खाने वाले थे, उन्होंने लेखक से पूछा, किबला शौक फरमाएंगे? लेखक ने कहा शुक्रिया नहीं। तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा कि एक सफेद पोश या एक सामान्य सा व्यक्ति मुझे मना कर दिया, उसने ककड़ी नहीं खाई, मेरी खीरा नहीं खाई, उन्होंने अपने अहम पर ले लिया। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद लेखक क्या देखते हैं कि वो एक एक करके खीरे की फांक समझते हैं, पीस है ना, एक एक फांक को पहले बस रसास्वादन में ऐसा लग रहा था, बस मुंह में पानी ही आ गया कि बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उस पर क्या किया उन्होंने, पहले काटा, फिर जीरा मिला, नमक बुरका। देखा है ना आपने, कहीं हम जाते हैं तो किस तरह से सजा धजा कर बेचते हैं, उन पर अच्छे से नमक बुरक कर। तो लेखक नवाब साहब ने भी ऐसा ही किया, उनमें जीरा मिला, नमक बुरका और रसास्वादन से मुंह में पानी आ गया, बहुत मजा आएगा, है ना, इस तरह से। लेकिन फिर क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। जैसे ही वो ले गए मुंह तक, नाक तक भी ले गए और सूंघा या क्या, और खीरे को उन्होंने एक एक करके खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर फेंकते गए, उठाते फेंकते गए, खीरे की ककड़ी के जो पीस थे उनको फेंकते गए। लेखक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने इतने एहतियात से, इतनी मेहनत से धोया, करीने से उनको अच्छे से पोंछा, बहुत अच्छे से डिटेल दिया है चैप्टर में, है ना, लेकिन अंत में क्या किया, हर एक फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या रीजन था? कड़वा? कैसे पता चला कड़वा था? अच्छा, ओके, आइए देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी मातृभाषा या हमारी राजभाषा हिंदी को पढ़ना या बोलना, कहते हैं ना कि बोलना जितना आसान है उतना ही यदि हम आसान पढ़ने को भी बना लें। कैसे? हाव भाव के साथ यदि हम पढ़ना समझ गए, जान गए, तो समझिए हम अपनी बात को हर एक से कहने के लिए तत्पर हो गए हैं। हर एक व्यक्ति हमारी बात को सुनेगा और समझ भी लेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रही हूं, आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोचने लगे। अब क्या हुआ, लेखक का काम था लिखना, तो उनको सिर्फ लिखने की सोचने लगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। आलथी पालथी समझते हैं ना, आराम से। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बिल्कुल ना उनकी तरफ देखा, ना उनकी तरफ स्माइल दी, और बस अपना काम करते रहे। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। मतलब उनको ये लगा कि
अब ये सोचेंगे कि नवाब साहब फर्स्ट क्लास में बैठना था ना, सेकंड क्लास में क्यों आ गए, तो उनको अपने आप हीन भावना आने लगी। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा। उन्होंने सोचा वो उस दर्जे में, सेकंड क्लास के दर्जे में कोई आएगा नहीं, मैं अकेला रहूंगा, खीरा ही ले लेता हूं। लेकिन अब क्या हुआ, लेखक भी आ गए, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। कनखियों मतलब तिरछी तिरछी नजरों से, जैसे मैं आपको पढ़ा यहाँ रही हूँ और चुपचाप से आपको देखती जाऊं, ठीक उसी तरह से लेखक की ओर कनखियों से देखे जा रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। अब क्या हुआ, नवाब साहब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा मिला, नमक बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु एक बार फिर मना कर चुके थे लेखक। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया, क्योंकि पहले मना कर दिया था। अब लेखक का मन तो हो रहा था कि कह दूं, लेकिन चूंकि एक बार मना कर चुके थे तो अब आत्मसम्मान का सवाल था, इसलिए दूसरी बार मन होने पर भी उन्होंने मना कर दिया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब की खीरे की एक फांक को उठाकर होंठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मुंद गईं। ऐसे जीरा मिला, खीरा कितना अच्छा रहेगा, और आंख मूंद कर वो अपने मुंह के पास ले गए। अच्छा, अच्छे से ले गए, बस खाने ही वाले थे, अब देखते हैं क्या होता है। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अरे ये क्या हुआ, इतनी मेहनत से काटा, अच्छे से जीरा मिला, नमक बुरका, और लग रहा था कि मजा जाएगा खाकर, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों भाई? इसी प्रकार एक एक करके फाकों को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारी फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा। सुनना, फेंकते गए, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा। इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार भी ले ली, बिना खीरे खाए ऐसे डकार भी ले ली उन्होंने, और बोले, खीरा होता लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है क्या? क्या बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से क्या कोई कहानी बन सकती है? लेखक ने यह सोचा, क्योंकि वो तो लेखक ही थे। अब देखिए, ये चैप्टर है पार्ट में डिवाइड, पैराग्राफ में डिवाइड है। तो पहले में क्या देखा कि ये व्यंग्यात्मक कहानी, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। ट्रेन चलने को तैयार थी, जैसा कि हमने देखा, इसलिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास की खरीद ली लेखक ने भी टिकट, और नवाब साहब, गाड़ी छूट रही थी, इसलिए लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे में खाली समझकर चढ़ गए। जिस डब्बे को खाली समझा उसमें पहले से लखनवी अंदाज में नवाब साहब बैठे हुए थे, उनके सामने तौलिए पर खीरे भी थे, और वो लेखक को देखकर नवाब साहब बिल्कुल खुश नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे उनके एकांत में भंग पड़ गया हो, और उन्होंने लेखक से बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, और उनके सामने लेखक बैठ गए। जब लेखक का खाली बैठकर कल्पना करने की पुरानी आदत थी, इसलिए वो अपने आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। अब जैसे ही लेखक ने देखा कि नवाब साहब को मेरे आने से तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आने से उनके एकांत में विघ्न पड़ गया, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई, अब मैं भी आया हूं, लेखक ने सोचा मैं भी आया हूं तो बैठूंगा। तो वे सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले आराम से यात्रा करने की इच्छा की होगी, लेकिन अब तो मैं भी आ गया। अब क्या होता है कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, है ना, और सेकंड क्लास में सफर करते देखा उन्होंने। अकेले सफर में समय व्यतीत करने के लिए कुछ खीरे लिए होंगे, लेकिन लेखक को देखकर फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छे से पहुंचा, और एक एक करके उनको काट कर फेंक भी दिया। अब क्या होता है ना, यहां पर देख लिया। वैसे लेखक का खीरे खाने के मन तो कर रहा था, लेकिन मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने फिर से मना कर दिया। और क्या होता है, बाद में उन्होंने आराम से तौलिए हाथ पहुंचा, बाद में खड़े गर्व से लेखक की ओर गुलाबी आंखों से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेखक से कहना चाह रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, मुख्य बात यहीं पर है। क्या है कि बाद में बड़े गर्व से लेखक की ओर गुलाबी आंखों से देखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे लेखक से कहना चाह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसमें क्या बताना चाहते हैं? हाँ? क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, बताइए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट जाते हैं। लेखक गौर कर रहे थे कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है।
तभी नवाब साहब एक ऊंची डकार ले लेते हैं और लेखक से कहते हैं खीरा लजीज होता है लेकिन वो पेट पर बोझ भी डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु नेत्र। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर कर डकार आ सकती तो बिना विचार घटनाओं और लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, अर्थात लिखी जा सकती है। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या पात्र और क्या दिया है यहां पर, घटना। देखिए, बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। क्या बिना घटना के, बिना पात्रों के या बिना विचार के कहानी लिखी जा सकती है? या फिर आप ये बताइए क्या कि इन तीनों में से, तीन तत्व कहानी के, मैं एक बार लिख देती हूं यहां पर, लेखक क्या कहना चाहते हैं, पात्र, घटना और क्या था बताइए, विचार। ये हैं कहानी के तत्व लेखक के अनुसार। तो क्या ये तीनों किसी भी कहानी को लिखने में अहम भूमिका निभाते हैं? आप बताएं बच्चों, बताइए। या फिर इनके बिना या पात्र ना हो तो कहानी लिखी जा सकती है? क्या कोई घटना की चर्चा ना करें तब कहानी लिखी जा सकती है? या विचार ही ना हो तब भी कहानी लिखी जा सकती है? या तीनों ना हो तब भी कहानी लिखी जा सकती है? क्यों सोचा लेखक ने? इसलिए सोचा कि नवाब साहब ने इतने अच्छे से खीरे काटे, धोए, पोंछे, जीरा मिला, नमक बुरका, सब कुछ किया और रसास्वादन की कल्पना से उनकी मुंह में पानी भी आ गया, लेकिन एक एक करके वो खिड़की से बाहर भी फेंकते गए और अंत में क्या कहते हैं, खीरा होता लजीज है लेकिन होता शकील। शकील अर्थात जो आसानी से डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। और क्या, और डकार भी ले ली। तो लेखक ने सोचा, क्या सोचा कि जब बिना खाए डकार आ सकती है, वो तो लिखने की सोचेंगे ना लेखक थे, तो क्या बिना इन तीनों तत्व के कहानी नहीं लिखी जा सकती? अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? क्या बिना विचार घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है? या किसी एक के अभाव में, मान लीजिए पात्र ना हो तो कहानी लिखी जा सकती है, या कोई घटना ना हो तब कहानी लिखी जा सकती है, या कोई विचार ना हो तब कहानी लिखी जा सकती है, या तीनों आवश्यक हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या समझ में आया? अच्छा, होना जरूरी है? किसी एक को हटा दें क्या? विचार पक्का नहीं। अब देखो बताती हूं। अब आपका कहना है कि यदि विचार ना हो तो कहानी लिखेंगे, लेकिन जब विचार नहीं होंगे तो कहानी लिखेंगे कैसे? अब आपने, किसी ने कहा कि पात्र हटा देते हैं, पात्र नहीं होंगे तो कहानी कैसे लिखेंगे? हर कहानी में कोई ना कोई पात्र तो रहता है ना। एक राजा थे, एक बूढ़ी अम्मा थी, या एक लकड़हारा था, पात्र तो होंगे, मतलब पात्र भी जरूरी है, विचार भी जरूरी, पात्र भी जरूरी, घटना, कोई ना कोई घटना का तो जिक्र करना होगा। अर्थात इन तीनों तत्वों में से किसी एक के बिना भी कहानी लिखना असंभव है। अर्थात कुछ बिना खाए बिना ही डकार आ जाना भी असंभव है। दिखा रहे थे, वे कुछ दिखाना चाहते थे कि ठीक है, तुमने खीरा नहीं खाया तो मैं खीरा क्यों खाऊं? जब एक सामान्य से व्यक्ति ने खीरा खाने से मना कर दिया तो मैं खीरा क्यों खाऊं? मैं तो नवाब हूं। इस तरह से लेखक ने यहां पर ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शहंशाही बताना चाहते हैं या सिर्फ अपना रुतबा थोपना चाहते हैं लोगों पर। वास्तविक क्या है वो नहीं, बस उनको लगता है कि हम लोगों के सामने हमारी मतलब एक अहमियत बनी रहे, वजनदारी बनी रहे। नहीं बेटा, ये बताने से नहीं होता है। यदि हमारे गुण हैं, यदि हमारा आचरण है, यदि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं अच्छा हूं, मैं गुणी हूं, मैं व्यवहार कुशल हूं। ये तो झलकेगा ना। एक पुष्प, कोई भी पुष्प, अब मुझे फूल बनाना तो नहीं आता, मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं। कोई भी सुगंधित जो फूल होगा वो ये नहीं कहेगा कि आओ मुझे सूंघो, मैं इतना खुशबूदार हूं, बहुत अच्छे से। क्या करेगा वो? उसकी खुशबू चारों तरफ अपने आप बिखर जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक गुणी व्यक्ति के गुण चारों तरफ अपने आप बिखर जाते हैं, ना कि उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं गुणी हूं। या फिर हम बात करते हैं सूरज की, सूरज, ठीक है। सूरज कभी ये नहीं कहता कि दीपक आओ मुझे रोशनी दिखाओ, मैं दिखना चाहता हूं। उसका प्रकाश हर तरफ अपने आप फैल जाता है। इसी प्रकार से यदि हम में कोई अच्छे गुण हैं
तो हमें ये जताने की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये हूं, मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कैसा हूं। अरे मत बताइए। आपके गुण, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र, सब कुछ आपको परिभाषित कर देगा। अर्थात हमारी जो पहचान होती है वो गुणों के आधार पर होती है, चरित्र के आधार पर होती है, आचरण के आधार पर होती है और व्यवहार के आधार पर होती है, ना कि सिर्फ हमारे कहने से। जो स्वयं की प्रशंसा करते हैं वो तो मियां मिट्ठू कहलाते हैं ना। देखा आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर, याद आया कि किस तरह से परशुराम जी को भी लक्ष्मण जी ने व्यंग बाण कर दिए थे कि जो अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं वे योद्धा नहीं, वे तो कायर की भांति होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे गुण, चरित्र और सब कुछ बहुत अच्छा है तो हमारे गुणों की अपने आप प्रशंसा हो जाएगी। पुष्प की सुगंध चारों तरफ वातावरण में महक उठती है। सूर्य की रोशनी अपने आप, दीपक जब जलता है तो उसका जो है प्रकाश अंधकार को उजाले में परिवर्तित कर देता है ना। ठीक है, इस तरह से हमें एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है जिसकी चारों तरफ यश, कीर्ति सब कुछ फैले। ठीक है बच्चों, आया ना समझ में? तो मैं आशा करती हूं आप सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। आया कि नहीं? ओके, चलिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गद्य खंड का कौन सा चैप्टर? पार्ट 10 हमने पढ़ा पहले, सबसे पहला प्रीवियस वीडियो में नेताजी का चश्मा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बाल गोविंद भगत। आज हमने पढ़ा है क्या? लखनवी अंदाज, लिखा है यशपाल जी ने। इस चैप्टर में आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा, और जो भी मैं आपको बातें बताती हूं आपके लिए है। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। और अब मैं आपको बता देती हूं, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है एकदम 100% एजुकेशन फ्री बेटा। और हाँ, ओके, सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मैडम कुछ भी हमें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो देखना हो तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, टाइम टेकिंग रहता है, क्या करें? मैं बताती हूँ आपको, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, समय व्यर्थ ना करते हुए, बहुत आसानी से आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जिस भी विषय की जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हिंदी से रिलेटेड, अंग्रेजी से रिलेटेड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, बस सबसे पहले आप गूगल पर जाएं या क्रोम पर जाएं, मैग्नेट ब्रेन्स देखें। साथ ही साथ जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम जानना चाहते हैं, हिंदी मीडियम जानना चाहते हैं, या एनसीईआरटी या ओलंपियाड से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के वीडियोस आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसी भी विषय के सारे सब्जेक्ट, तो आपने हिंदी मीडियम पर क्लिक किया। हिंदी मीडियम पर क्लिक करते ही आपको हिंदी मीडियम के भौतिक विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, मैथ्स, गणित, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी आप पढ़ना चाहें जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी या वीडियोस आपके सामने आ ही जाएंगे। आपको हिंदी पढ़ना है ना, चलते हैं हिंदी पर। क्लिक कर दिया आपने हिंदी पर क्लिक करते ही आपको क्या दिखाई देगा? आपकी टीचर, हिंदी की टीचर, और साथ ही साथ उसमें दिखाई देगा कि किस तरह से क्या पढ़ना चाहते हैं आप। पार्ट पहला, जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमने उसकी व्याख्या या पाठ का सार रखा है, उसके बाद क्या किया है ताकि आपको सुविधा हो, आपके मस्तिष्क में ऐसा हौच पौच मैशअप ना हो जाए। पहले पार्ट में हमने क्या किया? पाठ का सार देखा, ओके। दूसरे में हमने क्या देखा बेटा? हमने उसके प्रश्न अभ्यास या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे। उसका जो थर्ड पार्ट है, सेम चैप्टर का थर्ड पार्ट में हमने क्या देखे? एमसीक्यूज, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। मान लीजिए आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम पर आप क्लिक करेंगे। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो आपके सामने आ जाएगा, और जैसे ही वीडियो आपके सामने आएगा आपकी टीचर भी दिखाई देंगी, आपकी बुक्स, चाहे वो किस तरह की हो, चाहे वो आप कोर्स ए की पढ़ना चाहते हैं, कोर्स बी की पढ़ना चाहते हैं, हर एक कोर्स की, मतलब कोर्स एनसीईआरटी बुक्स, कोर्स ए क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी स्पर्श और संचयन, जो भी आपके विद्यालय में चलती हैं, जो भी स्कूल में चलती हैं, उन हिंदी की संपूर्ण दोनों जो बुक्स हैं उनका संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, मान लीजिए आप क्या तो इसमें करना है क्या है? आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वो इसलिए कि हर एक चैप्टर के बारे में उसका इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से बताया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप साल भर आसानी से उसको मस्तिष्क में बिठाकर दूसरों को भी बता सकें कि देख लो जरा ये वीडियो देखो, पता चल जाएगा क्या पढ़ना है हमें। क्लियर हुआ? तो बेटा बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए बच्चों 100% स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, 100% फ्री। हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लिक ही तो करना है। क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएंगे ताकि आप जिस तरह का लाभ उठा रहे हैं वे भी लाभ उठा सकें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, अपने परिचितों को, परिजनों को, क्योंकि हर घर में बच्चा है, हर घर में आपके फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से जो चेन है वो बढ़ती जाएगी और हम और आप हमेशा जुड़े रहेंगे। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी पार्ट, कौन से पार्ट के यस, लखनवी अंदाज चैप्टर के प्रश्न अभ्यास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।